ये एक प्रयोग है। ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था और इस वर्ष भी पूछा गया है ये प्रश्न। ये है स्टैनले मिलर और यूरे का प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? स्टैनले मिलर और यूरे ने इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया 1953 में कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो ओपेरिन ने संवाद दिया था अपना, अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ओपेरिन ने किस प्रकार बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उन्होंने बताया कि पदार्थ पहले परमाणु अवस्था में थे, फिर परमाणु मिले, यौगिक बना, पहले सरल यौगिक बने, फिर जटिल यौगिक बने, फिर जटिल यौगिक से कोएसरवेट्स बने, वो आपस में चिपकने लगे, इकट्ठे हुए, उसके बीच झिल्लियाँ बनी और इस तरह एक कोशिका का निर्माण हुआ। तो सरल यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक बने और सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक बने, और ये सारी प्रक्रिया कहाँ हुई? समुद्र में हुई। तो इसी को समझाने के लिए स्टैनले मिलर और यूरे ने उनके समर्थन में ये प्रयोग किया। किसके समर्थन में? किसके समर्थन में? ओपेरिन के समर्थन में। तो उन्होंने क्या किया? आप इस उपकरण का वर्णन आता है, इसका रेखा चित्र आता है उपकरण का, तो आप ध्यान से देखेंगे कि उनके उपकरण में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर आपको एक बड़ी ये दिखाई दे रही है नली, इसमें है यहाँ पर ये देखो 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड से यहाँ पर विद्युत चिंगारी पैदा की जाएगी। इस ग्लोब में, इस कांच के ग्लोब में उन्होंने क्या क्या लिया? इसमें ये देखो गैसेस ली, वाष्प लिया, वाटर का, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इन सारी गैसों को उन्होंने इसके अंदर लिया और यहाँ इलेक्ट्रोड से उन्होंने चिंगारी उत्पन्न की। ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बने हैं? टंगस्टन। तो टंगस्टन की इलेक्ट्रोड लिया उन्होंने। और क्यों ऐसा? क्योंकि प्राचीन समय में पृथ्वी पर जो बादल है वो कड़कते थे, तो बादल के कड़कने से क्या है? बिजली चमकती थी। तो बिजली का वातावरण उत्पन्न करने के लिए उन्होंने टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लिए, ताकि यहाँ बिजली के जैसी क्या उत्पन्न हो? कड़क उत्पन्न हो। और इस इलेक्ट्रोड के बीच उन्होंने 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा को 7 दिन तक प्रवाहित किया। कितने दिन तक? 7 दिन तक 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा को प्रवाहित किया, ताकि यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो। और फ्लास्क में यहाँ पर गैसी पदार्थों के बीच में क्या हुई? क्रिया हुई। जो जो गैसी पदार्थ हमने इसमें भरा, क्या क्या भरा था बड़े कांच के फ्लास्क में? हमने अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस। तो इन पदार्थों के बीच परस्पर क्रिया हुई और क्रिया के फलस्वरूप इन्होंने इसको ठंडा करने के लिए, चूंकि गैसी पदार्थ थे और यहाँ तापमान बहुत अधिक था, तो इसके संयोग से जो भी पदार्थ बने उसको उन्होंने क्या किया? उसको उन्होंने ठंडा किया। ठंडा करने के लिए उन्होंने एक क्या लिया? ट्यूब लिया। एक यू आकार के नली में उन्होंने इसको क्या किया? एकत्र किया। यू आकार के नली में इसको एकत्र किया। और उसके बाद जब उन्होंने गहरे लाल रंग का इसमें द्रव बना यू नली में, और जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया, गहरे लाल रंग का यहाँ जो द्रव बना उसका विश्लेषण किया, तो क्या पाया उन्होंने? कि इसके अंदर ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, वसी अम्ल और अन्य कार्बनिक यौगिक बने। क्या इस ग्लोब में ये कार्बनिक यौगिक थे? नहीं। हमने इसमें केवल क्या लिया? सरल यौगिकों को लिया। पर सरल यौगिकों से ये इतने सारे जटिल अणु यहाँ यू आकार के ट्यूब में किस प्रकार बन गए? बिजली के कड़कने से। तो वो ये समझाने में सफल रहे कि किस प्रकार इस पदार्थों के परस्पर सहयोग से और बिजली के कड़कने के यानी वातावरणीय परिवर्तन के फलस्वरूप ये जटिल कार्बनिक यौगिक बने, और आगे चलकर इसी जटिल कार्बनिक यौगिक से जीवन की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ग्लाइसिन और एस्पार्टिक अम्ल और एलानिन जो बने, इस प्रयोग के द्वारा मिलर ने क्या सिद्ध किया? कि किस प्रकार से CHO और N आपस में संयोग करके जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, चूंकि यह जैव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये है स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे का प्रयोग, और ये उपकरण जो उन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया था? बनाया था। इसमें आदि पृथ्वी का वातावरण उत्पन्न करके उन्होंने सिद्ध किया
कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अर्थात ये जैव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।